दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टाटा केमिकल्स के दिन लगता है अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास चल नहीं रहे हैं। और आज एक ऐसी न्यूज़ आई है कि जिससे हो सकता है कि कल टाटा के शेयर आपको रेड जोन में ट्रेड करते हुए दिखें। तो पहले हम बात ये कर लेते हैं कि वो न्यूज़ आखिर ऐसी है क्या, और हम ये भी देखेंगे कि क्यों आखिर टाटा केमिकल्स के जो दिन अभी ख़राब चल रहे हैं और क्या ये रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको टाटा केमिकल्स के बारे में डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ में रहें। जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर किसी भी न्यूज़ का शेयर पे पड़ने वाले बुरा और अच्छा इफेक्ट को डिस्कस करता हूँ। यही नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट को भी डिस्कस करता हूँ और स्टॉक मार्केट के जितने भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं उसको सरल भाषा में आप लोग को समझाता हूँ, जिससे आप लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर बेहतर स्टॉक्स को अपनी सूझबूझ से चयन कर सके और अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। अगर आपको इस तरह की वीडियोस रोज चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरदारी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में टाटा केमिकल्स के साथ में हुआ क्या। तो दोस्तों टाटा केमिकल्स ने आज थोड़ा सा, जैसे कि आप जानते हैं टाटा केमिकल जो है वो वॉलेटाइल नेचर में अभी चल रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन आज स्टॉक मार्केट के खुलने के बाद में थोड़ा सा रिकवरी करने के बाद में एक शार्प डाउन के साथ में इसने क्लोजिंग दी ज़रूर, लेकिन वो 0.46% की ही क्लोजिंग थी पॉजिटिव में। और अगर हम पिछले 5 दिन का अगर डेटा देखें दोस्तों, तो 5 दिन के अंदर ये इतना बड़ा शार्प इसका डिप आया है। ये करीब 8% से 8.5% जो है इसने नीचे गोत लगाई है। अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न भी बताने वाला हूँ। पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज एक और ऐसी कौन सी न्यूज़ आई है जिससे हो सकता है कि आपको ये शेयर जो है कल के दिन थोड़ा और नीचे जाता हुआ दिखे। तो दोस्तों जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टाटा केमिकल्स के ऊपर करीब 104 करोड़ की पेनल्टी ठोक डाली है। दरअसल आज एक्सचेंज को टाटा केमिकल्स ने बताया कि उनके पास में जो है आज इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की पेनल्टी आई है, जो कि करीब 103 करोड़ की है। 103 करोड़ मामूली बात नहीं होती दोस्तों। अब हालांकि टाटा केमिकल्स ये कह रही है कि वो इस नोटिस का जो है, जो 103 करोड़ का नोटिस इनको मिला है, उसके खिलाफ जो है ये लोग अपील करने की बात सोच रहे हैं। और इसी चीज़ को वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये क्लियर करेंगे कि आपने ये जो हमको ऑर्डर भेजा है ना, इसको वापस से रिवोक कर लिया जाए। तो दोस्तों अब ये तो कानूनी कार्रवाई जो है टाटा केमिकल्स करती रहेगी, लेकिन अपन जो है वो 8% की डिप आखिर टाटा केमिकल्स में आई क्यों। मैंने आपको पहले बताया कि अभी टाटा केमिकल्स के दिन कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे हैं, पर उसके पहले अपन इसके और भी पीछे का रिकॉर्ड देख लेते हैं कि टाटा केमिकल्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो एक महीने में जो है इसने करीब 5.5 की बढ़त जो है अपने स्टॉक होल्डर्स को दी है। पिछले 6 महीने में ये बीच में अच्छा शार्प रेस किया ज़रूर था, लेकिन वापस ये उसी लेवल पर आ गया है। तो आप देखेंगे इसने सिर्फ 0.2% की ग्रोथ अभी तक दिखाई है। एक साल में तो भाई लगभग ये करीब 7.75 की ही ग्रोथ अभी तक दिखा चुका है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने भाई 304% की ग्रोथ दिखाई है। तो अब ये बात कर लेते हैं कि ये 5 दिन के ट्रेड में आपको ये 8.5% की गिरावट दिखी क्यों। तो भाई अगर आप लोगों को पता नहीं है तो टाटा केमिकल्स ने अभी अभी, मतलब जिस दिन ये डिप हुआ, मतलब इस दिन है ना, इस दिन उसने F&O का बैन से ख़त्म हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, तो दरअसल दोस्तों F&O बैन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी शेयर होता है जो इंडिसेस, जो प्रमुख इंडिसेस के अंदर शामिल नहीं होते, जैसे कि टाटा केमिकल्स हो गया, तो उसके अंदर F&O जो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस है ना, उसकी ट्रेडिंग भी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स होती है हर शेयर की, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, जब भी कोई शेयर दोस्तों जब 95% के उनके मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को क्रॉस कर देता है, जिसको MWPL भी कहते हैं, तो वो जो है उस पर F&O यानी कोई भी फ्यूचर और ऑप्शंस के नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे नए, ठीक है। तो उस पर बैन लग जाता है, मतलब अब उसके ऊपर कोई भी एक नया फ्यूचर एंड ऑप्शन के पोजीशन लोग नया नहीं बना सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट के अंदर हैं F&O के, बस उसी में काम होता है। तो भाई सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये MWPL क्या चीज़ है। तो दोस्तों जब भी पूरे मार्केट के अंदर, जब आपका जैसे मान लीजिए क्या होता है कि MWPL जो होता है वो मार्केट का इंटरेस्ट शो करता है
कि भाई मार्केट में कितने लोग अभी डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी टोटल इनके पास में जैसे शॉर्ट, एक तो आपको पता है कि शॉर्ट सेल होता है, ठीक है, और एक लॉन्ग सेल होता है ना। तो ये जो डेरिवेटिव्स ये जो बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जब काउंट करते हैं तो जो टोटल इनका जो काउंटिंग निकल के आता है वो मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रियल स्टॉक है जिसके ऊपर डेरिवेटिव बेस्ड है उस स्टॉक के मतलब बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसकी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए अपन टाटा की बात करते हैं, है ना, टाटा केमिकल की, तो टाटा केमिकल के मान लीजिए 100 एक्चुअल अगर उसके ये शेयर्स हैं, तो अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 95 अगर बन जाए, ठीक है, मतलब 95, तो क्या हो गया, टोटल 95% हो गया ये इसका स्टॉक का। तो उसी समय जो है कि लोग अननेसेसरली डेरिवेटिव्स की हाइप में जाकर अपने सारे पैसे नहीं गंवा दें, क्योंकि रिकवरी कहाँ से होगी दोस्तों, भाई ये तो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, तो रिकवरी तो मार्केट से ही होगी ना। तो इसलिए 95% जैसे ही क्रॉस करता है थ्रेशोल्ड, तो उस समय क्या करते हैं कि जो मार्केट के निगरानी रखने वाले जो ऑफिशियल्स हैं वो उस स्टॉक के ऊपर बैन लगा देते हैं कि भाई अब एफ एंड ओ के ऊपर कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं होगा मार्केट के अंदर जब तक कि जो पुराने आउटस्टैंडिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेटल डाउन नहीं हो जाए, यानी वो उसकी सेलिंग और उसकी बाइंग जो है वो ख़त्म नहीं हो जाए। तो दोस्तों अब टाटा केमिकल्स की अगर हम बात करें तो टाटा केमिकल्स पे बैन लगने का मुख्य रीज़न यही था कि इसका जो ओपन इंटरेस्ट जो था ना, मतलब जो टोटल कितने इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए थे वो जो है इसके 95% के ओपन इंटरेस्ट को क्रॉस कर चुका था, इस वजह से इसको बैन लगा दिया। लेकिन अब बैन रिमूव कब हुआ भाई, बैन तब रिमूव होता है जब ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो 80% के नीचे गिर जाए, है ना। मतलब जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर एफ एंड ओ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो या तो एक्सपायर हो जाएं या सेल हो जाएं या बिक जाएं, मतलब आपस में सेटल डाउन होके जब ये 80% के मतलब नीचे आ जाता है तो ये एफ एंड ओ के बैन से बाहर आ जाता है। मगर क्वेश्चन तो ये है कि एफ एन ओ के बैन से बाहर आने के बाद में कायदे से स्टॉक की प्राइसेस बढ़ती है, लेकिन इसकी नीचे चली गई। तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर सब लोग टाटा के आईपीओ को एंटिसिपेट करके बैठे हैं कि भाई टाटा का आईपीओ आएगा। तो उस चक्कर में लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, जो एफ एंड ओ के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, उसमें शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा कर दी। मतलब भाई ख़रीदने के पहले उन्होंने बेच दिया उसी पॉइंट पर। तो उससे क्या हुआ कि तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ चला गया, और कितना नहीं गया, करीब 8.5% के करीब नीचे चला गया। तो दोस्तों अब प्रश्न है कि ये क्या रिकवर करेगा। देखिए दोस्तों इस पे बहुत से फैक्टर्स हैं, खासतौर से एक्सटर्नल फैक्टर भी काम कर रहे हैं। तो ये तो आपको मार्केट पे निगाह रखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि भाई इसका शेयर ऊपर की तरफ जाएगा या ये शेयर अभी और नीचे ट्रेड करेगा। हाँ, लेकिन जैसे इनकम टैक्स की ये नोटिस ये अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये शेयर को थोड़ा बहुत और इम्पैक्ट करेगी नीचे की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव आपको अगर वीडियोस हर वक्त चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।